नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The elderly client with hypomagnesemia is admitted with the unit to the unit with an order for magnesium sulfate. Which action by the nurse indicate understanding of magnesium sulfate? First, the nurse place a sign over the bed not to check blood pressure in the left arm. Second, the nurse place a padded tongue blade at the bedside. Third, the nurse measure the urine output overly. And last, the nurse darkens the room. हाइपोमैग्नीशियमिया प्रॉब्लम लेके पेशेंट एडमिट हुआ है, ऑर्डर किया गया है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में नर्स की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब ये वो ड्रग है जिसकी टॉक्सिसिटी होने की संभावना रहती है, तो आपको टॉक्सिसिटी को दिमाग में रखना होता है जब भी आप इस तरीके के जवाब देते हैं। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन टॉक्सिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम चेक करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसकी टॉक्सिसिटी में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है जो कहीं ऑप्शन में जिक्र नहीं है। इससे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं जिसका भी जिक्र नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम होती है इससे ओलिगोयूरिया होता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। तो हमें ओवरली इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, करेक्ट आंसर है सी, द मीजर्स द यूरिन आउटपुट ओवरली। ओवरली यूरिन आउटपुट चेक करने के लिए मरीज को फॉलिस कैथेटर पे रखा जाता है और ये चेक करने का रीजन है कि मरीज में मैग्नीशियम सल्फेट ओलिगोयूरिया करता है। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को असेस करने के लिए लेफ्ट आर्म के अंदर ब्लड प्रेशर चेक करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए एक खोटा जवाब है। पैडेड टंग ब्लेड बेड साइड रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी खोटा है। और रूम को डार्कन कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसलिए डी खोटा है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूरिन आउटपुट को ओवरली मॉनिटर करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट। When a nurse is caring for a 10-year-old client scheduled for surgery, 10 साल का बच्चा है, सर्जरी के लिए शेड्यूल हुआ है। The client's mother tells the nurse that her religion forbids blood transfusion. What nursing action is most appropriate? 10 साल का बच्चा है, सर्जरी के लिए शेड्यूल हुआ है और जो क्लाइंट की मदर है वो कह रही है कि उनके ड्रम के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना मना है। तो क्या अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा आपका? डॉक्यूमेंट द मदर्स स्टेटमेंट इन द चार्ट। जो मदर ने बोला है कह देंगे उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि मना है आपके। एनकरेज द मदर टू रिकंसिडर, मदर को एनकरेज करेंगे कि आप दोबारा सोचो, जरूरत है ब्लड की। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ नो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है उसकी कॉन्सिक्वेंसी के बारे में समझाएं। और नोटिफाई द फिजिशियन ऑफ द मदर्स रिफ्यूजल, ये जो मदर ने मना किया है वो फिजिशियन को नोटिफाई करो। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 साल का बच्चा है, सर्जरी शेड्यूल हुई है और बच्चे की मदर कह रही कि हमारे रिलीजन में खून चढ़ाना मना है। तो क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होगा अब आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। जब भी मदर या कोई भी रिलेटिव इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो हमें तुरंत ये बात नोटिफाई करनी है फिजिशियन को कि वो पेरेंट्स, वो मदर इस बात के लिए क्या है, एग्री नहीं है, वो रिफ्यूज कर रहे हैं। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया कि जो मदर का जो स्टेटमेंट है वो हम फिजिशियन को ऑर्डर करेंगे
क्योंकि ये जो चीज है ये प्रॉब्लमेटिक है। सिंपली इसको डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ये इनफ नहीं होगा। जैसे ये ऑप्शन में कि डॉक्यूमेंट कर लो, इससे इनफ बात नहीं है, क्योंकि ब्लड तो चाहिए, और ब्लड नहीं देंगे तो वहां पे नीड है सर्जरी में, और नहीं देंगे तो बच्चे के लिए ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्लड चढ़ाने के लिए हमें ये चीज आगे इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन पहले करना है, मदर को एनकरेज करना और ट्रीटमेंट कॉन्सिक्वेंसी के बारे में बताने की जिम्मेदारी फिजिशियन की रहेगी, और वो इस मदर को अच्छे से जो है इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हमें उस चीज को आगे जो है इन्फॉर्म करना सबसे पहली प्रायोरिटी समझना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। A client is admitted to the unit 3 hours after an injury with second degree burn to the face, neck and head. फेस, नेक और हेड का सेकंड डिग्री बर्न हुआ है 3 घंटे पहले, और 3 घंटे बाद में सेकंड डिग्री बर्न लेके मरीज एडमिट हुआ है, जबकि उसका बर्न है फेस, नेक और हेड का। विच इज द मोस्ट कंसर्न विद द क्लाइंट्स डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या मोस्ट कंसर्न इश्यू रहेगा, मरीज को क्या डेवलप हो सकता है। जिस मरीज का फेस, नेक और हेड का सेकंड डिग्री बर्न हुआ है 3 घंटे पहले, और वो मरीज अगर एडमिट हुआ है, तो उसमें क्या डेवलप होने की संभावना है। हाइपोवोल्यूमिया, लैरिंजियल एडिमा, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया। हियर इज फोर ऑप्शन। एरिया जो बर्न का है वो है फेस, नेक एंड हेड, और ये जो एरिया है फेस, नेक और हेड, ये एरिया जिस जिस जगह का है, मतलब आप देख सकते हो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें लैरिंग्स वाला एरिया है, नेक वाला एरिया है। बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो एरिया है ये इंडिकेट करता है कि बच्चे में क्या होने की संभावना है, लैरिंजियल एडिमा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो एरिया है उसमें सबसे मोस्ट कंसर्न इश्यू बनता है लैरिंजियल एडिमा। हालांकि नेक्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हमेशा जो है हाइपोवोल्यूमिया रहेगी, फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन उससे पहले सांस है तो आंस है, लैरिंजियल एडिमा हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। तो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करता है, और सांस हमेशा प्रायोरिटी है, एयरवे ब्रीदिंग हमेशा प्रायोरिटी पे है, सर्कुलेशन बाद में। तो हाइपोवोल्यूमिया वास्तव में बर्न के मरीज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी रेस्पिरेटरी। बर्न जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया होता है। तो हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया हो ही नहीं सकता। बर्न इज ए स्टेट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, है ना। सोडियम भी कम होगा और पोटेशियम भी वहां पे कम देखने को मिलता है। तो इनिशियली, हालांकि इनिशियली बर्न में हाइपरकैलीमिया होता है, लेकिन जब आप हाइपोवोलीमिया को ट्रीट करते हैं तो पोटेशियम कम हो जाता है और हमें पोटेशियम रिप्लेस भी करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, लेरिंजियल एडिमा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। A nurse is evaluating nutritional outcome for an elderly client with anorexia. Anorexia nervosa का एक elderly client है, उसमें न्यूट्रिशनल आउटकम के लिए आप इवेलुएट कर रहे हो, क्या न्यूट्रिशनल आउटकम निकल रहे हैं उस मरीज के। विच डाटा बेस्ट इंडिकेट दैट द प्लान ऑफ केयर इज इफेक्टिव। कौन से डाटा हमें बताते हैं कि जो हम केयर प्लान जो बना रहे हैं वो इफेक्टिव है। पहला, द क्लाइंट सिलेक्ट्स ए बैलेंस डाइट फ्रॉम द मीनू, और जो मीनू है उसमें से मरीज ने बैलेंस डाइट को सिलेक्ट किया है। दूसरा, द क्लाइंट्स हिमेटोक्रिट इंप्रूव्ड, उसका हिमेटोक्रिट इंप्रूव हो गया। थर्ड है द क्लाइंट्स टिश्यू टर्गर इंप्रूव, उस मरीज की टिश्यू टर्गर इंप्रूव हो गई है। और लास्ट, द क्लाइंट गेन वेट, मरीज ने वेट गेन कर लिया है। न्यूट्रिशनल आउटकम के लिए आप एल्डरली क्लाइंट को जो है इवेलुएट कर रहे हैं, एनोरेक्सिया का मरीज है, कौन सा डाटा इंडिकेट करता है कि आपका जो केयर प्लान है वो इफेक्टिव है। एनोरेक्सिया का क्लाइंट, लॉस ऑफ एपेटाइट इज द एनोरेक्सिया। तो सबसे मोस्ट इंप्रूवमेंट वाला जो डाटा है, अगर कोई मरीज एनोरेक्सिया का है, एपेटाइट लॉस हो गई है और आप केयर प्लान कर रहे हैं, तो एनोरेक्सिया वाले मरीज को क्या होगा, वेट लॉस होगा। और अगर आपने केयर प्लान बनाया और वेट गेन होना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका केयर प्लान कैसा है, इफेक्टिव है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्सीलेंट, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेट गेन अगर मरीज को होने लग जाए तो इसका मतलब आपका जो एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम है, आपका जो एनोरेक्सिया के लिए आपने जो केयर प्लान बनाया है वो क्या हो गया है, बढ़िया बन गया है। ए ऑप्शन है सिलेक्ट बैलेंस डाइट फ्रॉम द मीनू, तो ये आउटकम का इंडिकेशन नहीं है ना। मीनू में बैलेंस डाइट आउटकम का इंडिकेशन नहीं है ना। तो वैसे बैलेंस डाइट लेनी होती है, लेकिन एनोरेक्सिया का मरीज बैलेंस डाइट को उसके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो पूरा डाइट ले नहीं पाता है। हिमेटोक्रिट जो है, जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हिमेटोक्रिट बढ़ाने के लिए
इसका इंप्रूवमेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो डाइटरी मैनेजमेंट के द्वारा जो है इफेक्टिवली हम जो है हेमेटोक्रिट को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वजन तो बढ़ सकता है। हेमेटोक्रिट को बढ़ने में टाइम लगेगा। लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है टिश्यू इंटीग्रिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ये कभी भी ये इंडिकेट नहीं करती कि एनोरेक्सिया की कंडीशन इंप्रूव हो गई है ना। टिश्यू टर्गर जो है वो फ्लूइड के बारे में बताती है, ये एनोरेक्सिया के बारे में नहीं बताती है। तो ये फ्लूइड के बारे में बताएगी टिश्यू टर्गर। हिमेटोक्रिट जो होता है वो हमें ज्यादातर जो है बॉडी में ब्लड की कंडीशन के बारे में बताता है। एनोरेक्सिया का इंप्रूवमेंट का ये साइन नहीं है। और बैलेंस डाइट जो है वो मीनू यहाँ पे एनोरेक्सिया के इंप्रूवमेंट का साइन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर एकमात्र है डी, वेट गेन मतलब एनोरेक्सिया के अगेंस्ट बनाया गया केयर प्लान इफेक्टिव हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। द क्लाइंट इज एडमिटेड फॉलोइंग रिपेयर ऑफ ए फ्रैक्चर फीमर विद कास्ट एप्लीकेशन। फ्रैक्चर फीमर रिपेयर किया आपने और उसके ऊपर आपने लगा दिया है कास्ट। एक सवाल बहुत फेमस सवाल है। रिपेयर कर रहे हैं आप फ्रैक्चर फीमर और उसके ऊपर क्या लगाया आपने, कास्ट। कौन सा नर्सिंग असेसमेंट जो है वो रिपोर्ट करेंगे आप डॉक्टर को। जब भी आप कास्ट लगाते हैं किसी भी फ्रैक्चर वाले साइट पे, तो वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंप्रेशन की वजह से, कास्ट के कंप्रेशन की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है उसमें पी साइन आते हैं, 6 P साइन आते हैं। और उसमें पेन, पैरास्थीसिया, पेलर, पैरालिसिस, प्रेशर, ये कुछ पीज साइन वहां देखने को मिलते हैं। 5 और 6 P साइन वहां पे होते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के असेसमेंट में ये साइन हम काम में लेते हैं। क्वेश्चन ने यही पूछा है कौन सा नर्सिंग असेसमेंट जो है आप डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे। पहला है पेन, दूसरा है वार्म टोज, तीसरा है पेडल पल्स रैपिड और चौथा है पैरास्थीसिया ऑफ द टोज। तो अगर पेन प्रेजेंट है, पेन हालांकि फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है, पर पेन अगर प्रेजेंट है तो सीधा रिपोर्ट नहीं करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। और एनाल्जेसिक से भी दर्द में आराम आने की जगह दर्द बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम है। तो सिर्फ इसने पेन लिखा है, आगे कोई डाटा नहीं लिखा है, इसलिए कास्ट एप्लीकेशन के मरीज में पेन जो है वो रिपोर्टेबल नहीं है। वार्म टोज है ये सही है, अगर टोज जो है वो कूल हो जाते तो प्रॉब्लम होती, परफ्यूजन अल्ट्रेशन है। अगर ये वार्म है इसका मतलब सर्कुलेशन सही है। पेडल पल्स रैपिड है इसका मतलब सही है, अगर पेडल पल्स एब्सेंट होती, वीक होती, 3D होती तो प्रॉब्लम होता। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये असेसमेंट जो है वो रिपोर्टेबल नहीं है, ये तो नॉर्मल है सारा का सारा। लेकिन अगर टोज के अंदर पैरास्थीसिया हो रहा है ना, पैरास्थीसिया हो रहा है तो ये रिपोर्टेबल है, ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो 6P साइन में एक साइन है पैरास्थीसिया, और पैरास्थीसिया अबनॉर्मल है, सेंसेशन का लॉस होना पैरास्थीसिया कहलाता है, और ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, पैरास्थीसिया ऑफ द टोज। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, which would be an expected finding during injection of dye with a cardiac catheterization। कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जब आप डाई इंजेक्ट कर रहे हैं कार्डियक कैथराइजेशन के दौरान। किसी मरीज में आपने कार्डियक कैथराइजेशन किया, आपने उसमें एक डाई इंजेक्ट की, तो डाई इंजेक्ट करने के बाद में कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग वहां पे आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज डिस्टेंट टू द इंजेक्शन साइट, सेकंड है वार्मथ इन द एक्सट्रीमिटीज, थर्ड है एक्सट्रीम चेस्ट पेन, और लास्ट है इचिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। क्वेश्चन ने पूछा है आपने एक मरीज को कार्डियक कैथराइजेशन किया, उसमें आपने डाई इंजेक्ट किया, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग किया, मतलब उस डाई के इंजेक्ट करने के बाद में कौन सी फाइंडिंग जो है वो नॉर्मल है। एक मरीज को कार्डियक कैथराइजेशन करने के बाद में जो आपने डाई इंजेक्ट की, उस डाई की वजह से कुछ मरीज में ऐसे सिम्टम आए, कौन से सिम्टम नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर काउंट होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग ठीक जवाब दिया है, फटाफट से जवाब पुट करिएगा, फटाफट से जवाब पुट करिएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कुछ लोग ने जवाब खोटे भी दिए हैं। डी खोटा जवाब है, डी सही नहीं है। अगर डाई आपने लगाई है और ईचिंग हो रही है मरीज के एक्सट्रीमिटीज में, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको डाई से क्या है, एलर्जी है, ये एलर्जिक रिएक्शन के साइन है। एलर्जिक रिएक्शन का साइन है ईचिंग, तो आपको तुरंत डाई जो है उसको बंद करना है या नहीं देना है। डाई लगाने से पहले मरीज की हिस्ट्री यही लेते हैं कि उसको कभी पहले डाई से एलर्जी तो नहीं है। तो ईचिंग इन द डाई जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। एक्सट्रीम चेस्ट पेन जो है वो मायोकार्डियल इंफाक्शन को इंडिकेट करता है, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है।
और पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी जो है उसमें कूलनेस अगर है, डिस्टेंट इंजेक्शन साइड से डिस्टेंट पे कूलनेस है, तो वो इंडिकेट करता है पेरिफेरल आर्टेरियल ओक्लूसिव डिजीज को, ये नॉर्मल नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ही अनएक्सपेक्टेड डाटा है, ये अबनॉर्मलिटी है, तो ये आंसर नहीं बनेंगे, ये तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब आप डाई इंजेक्ट करते हैं तो मरीज के एक्सट्रीमिटीज में वार्मनेस आएगी, वार्मथ की फीलिंग आएगी। अगर डाई इंजेक्ट करने के वजह से एक्सट्रीमिटी जो है उसमें वार्मथ आती है, उसमें गर्माहट सेंसेशन होता है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ये डाई की वजह से होता है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। विच एक्शन बाय द हेल्थ केयर वर्कर इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है, कौन सा ऐसा एक्शन लिया हेल्थ केयर वर्कर ने, उसमें वो इंडिकेट करता है कि उसको और पढ़ाने की जरूरत है, अभी उसकी पढ़ाई में कुछ न कुछ कमी है, उसको कुछ न कुछ समझाने की जरूरत है। कौन सी चीज के ऊपर अपन ऐसा करेंगे? फर्स्ट है द नर्सिंग असिस्टेंट वियर ग्लव्स व्हाइल गिविंग द क्लाइंट ए बात देते समय अगर नर्सिंग असिस्टेंट ग्लव्स पहन रहा है, ये। द नर्स वियर गॉगल्स व्हाइल ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट का ब्लड निकालते समय अगर गॉगल्स नर्स पहन रही है तो नीड है टीचिंग का। द डॉक्टर वॉशेज हिज हैंड बिफोर एग्जामिनिंग द क्लाइंट को एग्जामिन करने से पहले डॉक्टर हैंड वॉश कर रहा है। और लास्ट है द नर्स वियर ग्लव्स टू टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन चेक करते समय नर्स ग्लव्स को यूज कर रही है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा लिया हुआ एक्शन और टीचिंग के लिए है, मतलब वो एक्शन सही नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। नर्सिंग असिस्टेंट वियर कर रही है ग्लव्स जब बात दे रहे हैं मरीज को, नर्स जो है वो गॉगल्स पहन रही है जब मरीज का ब्लड ड्रॉ कर रही है, डॉक्टर जो है वो हैंड वॉश कर रहे हैं मरीज को एग्जामिन करने से पहले, और नर्स ग्लव्स पहन रही है मरीज के वाइटल लेने से पहले। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश की है। रैशनल है, सुनिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा देके जाएगा, बड़ा मर्म करेगा, और छोटे छोटी ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है बड़े मर्म देके जाते हैं और एक बहुत बड़ी नौकरी भी देके जाते हैं। तो अगर आप एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो इसी तरीके के एमसीक्यू को आपको हमेशा पढ़ने की जरूरत है, इसी तरीके के कंसेप्ट को आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, और सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं रखना है, इसको आगे पहुंचाने की भी जरूरत है। देखिएगा, ईमानदारी आपके पास में है, रॉयल बनिए। अगर आप वास्तव में ये समझते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अदर, कुछ बढ़िया मिल रहा है इन क्वेश्चन के द्वारा, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि 10 लोगों तक रोज पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप में से एक आदमी 10 लोगों तक पहुंचाएगा तो 100 लोग 10 तक, एक दिन में 1000 लोगों तक ये डाटा जाएंगे। प्लीज शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाए, पर्सनली बोले उनको, और उनको पढ़ने के लिए बोले, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है इन चीजों का। मुझे ये जानकर हैरत होती है, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ये इस तरीके का कंटेंट हमें पहले क्यों नहीं मिला, हमें ये चीज जो है हमारे तक क्यों नहीं पहुंची। तो वो मेरे को थोड़ा दुख होता है कि कैसे पहुंचा जाए, क्या तरीके है। मैं पूरे दिन कोशिश करता रहता हूँ मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की, और अकेले आदमी के साथ में अगर आप 100 लोग जुड़ जाएंगे तो ये मेहनत हमारी कई स्पीड से आगे बढ़ेगी और कई लोगों तक हम बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे। तो प्लीज इसमें हेल्पिंग हैंड बनिए, अपनी ईमानदारी शो करिए। अगर वास्तव में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए, है ना। आगे लेके चलता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो ग्लव्स वियर कर रहा है, तो बात देते समय ग्लव्स वियर करना सही है। यहाँ पे टीचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब मरीज को बात दे रहे हैं तो डेफिनेटली ग्लव्स पहन के दिए जाते हैं। नर्स जो है वो गॉगल्स पहन रही है ब्लड ड्रॉन करते समय, ये भी सही है। मतलब गॉगल्स पहन के ब्लड ड्रॉन करना होता है, स्पिलेज होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये करना है। डॉक्टर जो है मरीज को एग्जामिन करने से पहले हैंड वॉश कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत सही तरीका है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एक से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन को भेजने के लिए। तो ये तीनों, ए, बी और सी, तीनों जो ये चीजें हैं ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेंगे। ये जो लास्ट ऑप्शन है कि ग्लव्स पहन के वाइटल लिए जा रहे हैं, ये यहाँ पे खोटा जवाब है। मतलब नॉर्मल मरीज में, नॉर्मली जब आप वाइटल चेक करते हैं तो ग्लव्स पहन के वाइटल लेने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मरीज जो है वो
किसी एक्टिव इन्फेक्शन के साथ में उसको MRSA है, मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस अरियस। MRSA एक बीमारी होती है, मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस अरियस, ये इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है, MRSA की फुल फॉर्म मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस अरियस। स्टेफाइलोकोकस है ये, स्टेप्टोकोकस नहीं है, यही कंफ्यूजन होता है। चारों ही ऑप्शन यही होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेफाइलोकोकस अरियस होता है MRSA। उससे अगर मरीज सफर कर रहा है तो उस मरीज में हम ग्लव्स पहन के जो है काम करेंगे, या फिर आपको लगता है कि मरीज इन्फेक्टेड है तो ही पहने वाइटल चेक करते समय ग्लव्स। बाकी नॉर्मल है मरीज तो वाइटल चेक करते समय ग्लव्स पहनने की कतई जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, डी इज द करेक्ट वन, बहुत अच्छे। The client is having ECT, electroconvulsive therapy, for treatment of severe depression. सीवियर डिप्रेशन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ईसीटी। आप मरीज को ईसीटी लगा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट्स ईसीटी हैज बीन इफेक्टिव? कौन सी चीज इंडिकेट करती है कि मरीज की जो ईसीटी है वो इफेक्टिव हो गई है? एक मरीज को आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे रहे हैं, सीवियर डिप्रेशन का मरीज है, कौन सी चीज आपको बताएगी कि जो ईसीटी आपने दी है वो इफेक्टिव है? पहला है क्लाइंट लूजेज कॉन्शियसनेस, मरीज जो है वो कॉन्शियसनेस लॉस कर दिया, उसने अनकॉन्शियस हो गया। द क्लाइंट वॉमिट्स, मरीज ने उल्टी कर दी, वॉमिट कर दिया। द क्लाइंट्स ईसीजी इंडिकेट टेकिकार्डिया, मरीज की ईसीजी में टेकिकार्डिया आ रहा है। और लास्ट, द क्लाइंट हैज ग्रांड माल सीजर, मरीज को ग्रांड माल सीजर हो रहा है। ईसीटी अगर आप मरीज को दे रहे हैं सीवियर डिप्रेशन में, तो कौन सा चीज इंडिकेट करता है कि ईसीटी जो है वो इफेक्टिव हो गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की और उनके जवाब सही भी है कि जब आप ईसीटी दे रहे हैं ड्यूरिंग द ईसीटी, क्लाइंट जो है उसको अगर ग्रांड माल सीजर हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईसीटी, क्लाइंट हैज ए ग्रांड माल सीजर, यही तो कराना था भाई, ईसीटी का आउटकम यही तो था। अगर आप किसी मरीज को ईसीटी दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट देके आप कन्वर्जन करवा रहे हैं तो कन्वर्जन होना चाहिए। और अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है ईसीटी वाले मरीज को तो ईसीटी इफेक्टिव नहीं है। तो अगर कन्वर्जन हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि मरीज की जो ईसीटी है वो क्या हो रही है? इफेक्टिव। तो ईसीटी अगर किसी मरीज को आप लगा रहे हैं और उसको ग्रांड माल सीजर आ रहे हैं तो ईसीटी क्या हो चुकी है? इफेक्टिव। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईसीटी आप मरीज को दे रहे हैं, ग्रांड माल सीजर मरीज को हो रहे हैं, इसका मतलब ईसीटी क्या हो चुकी है? इफेक्टिव। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ईसीटी वाले मरीज को देने के बाद में, है ना, मेडिकेशन देने के बाद में ड्राउजीनेस और स्लीपी फील होता है मरीज ज्यादातर, इसलिए ये आंसर सही नहीं है। और ईसीटी के बाद में ये ड्राउजीनेस और स्लीपी फील मेडिकेशन के इफेक्ट के कारण होता है। बी आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि वॉमिटिंग ईसीटी के इफेक्टिवनेस का साइन नहीं है। और सी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ईसीटी देने के बाद में टेकिकार्डिया जो है वो इंडिकेट नहीं करता है इसके इफेक्टिवनेस को। टेकिकार्डिया हो सकता है ईसीटी की वजह से मरीज को प्रोसीजर हुआ है उससे टेकिकार्डिया हो सकता है, पर टेकिकार्डिया का ये मतलब नहीं है कि जो ईसीटी है वो इफेक्टिव हुई है। ईसीटी इफेक्टिव तभी है जब आपके मरीज को क्या आए हैं? सीजर आए हैं, क्योंकि हमें सीजर ही लाना था, ईसीटी का काम ही यही था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। द 5-year-old child is being tested for pinworm. To collect a specimen for assessment of pinworm, the nurse should teach the mother to. 5 साल का बच्चा, उसको पिन वर्म का जो है वहां पे इंफेक्शन हुआ है, उसके लिए आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके असेसमेंट के लिए क्या तरीका टीच करेंगे आप मदर को? पहला है एग्जामिन द पेरियनल एरिया विद ए फ्लैश लाइट 2 to 3 आवर्स आफ्टर द चाइल्ड इज स्लीप एंड टू कलेक्ट एनी एग ऑन ए क्लियर टैप। बच्चे के सो जाने के 2 से 3 घंटे बाद में एरिया एनल एरिया को एग्जामिन करे लाइट से, और उसके बाद में एक क्लियर टेप से एग को कलेक्ट करे। दूसरा तरीका लिखा हुआ है स्क्रैप द स्किन विद ए पीस ऑफ कार्ड बोर्ड एंड ब्रिंग इट टू द क्लिनिक। स्किन के उस एरिया को स्क्रैप करे कार्डबोर्ड से और उसको क्लिनिक ले आए। तीसरा है ऑब्टेन ए स्टूल स्पेसिमेन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में सैंपल ले लेवे। और लास्ट है ब्रिंग ए हेयर सैंपल टू द क्लिनिक फॉर इवेल्युएशन, क्लिनिक में इवेल्युएशन के लिए बच्चे के हेयर का सैंपल लेके आए। 4 ऑप्शन दिए हुए, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। देखिएगा तरीका क्या है, कोई भी बच्चे को पिन वर्म का अगर इन्फेस्टेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, और बच्चा उस पिन वर्म को इंजेस्ट करता है, एग को इंजेस्ट करता है, इनहेल करता है,
तो ये एग उसके अपर इंटेस्टाइन में रहते हैं। वहां पे ये 2 से 8 सप्ताह में क्या होते हैं, एग मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद में ये एग जो है उसके एनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं और अमाउंट में लगभग 17,000 के आसपास होते हैं। और उन एग की वजह से उसको पेरियनल एरिया में इंटेंस ईचिंग होती है, सीवियर ईचिंग होती है। हम मदर को एक्सप्लेन करेंगे कि वो पेरियनल एरिया को एग्जामिन करे फ्लैश लाइट से उसके सो जाने के 2 से 3 घंटे बाद में। वहां पे एक क्लियर टैप को प्लेस कर दे जिससे एग जो है उस टैप से एडियर हो जाते हैं। एडियर होने के बाद में उस टैप को क्लिनिक पे लेके आए, एग्जामिन करने के लिए उस स्पेसिमेन को लेके आए और हम उसके जो है पिन वर्म का क्या कर देंगे, टेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। जो ये तरीका ये बिल्कुल सही है। बी आंसर खोटा है क्योंकि जो है स्किन को स्क्रैप करने से आप ये चीजें जो है इवेलुएट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस ही पेरियनल एरिया में होती है। तो बी खोटा है। आफ्टरनून में स्टूल का सैंपल लेने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि एग जो है वो आफ्टरनून के अंदर वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। और डी बिल्कुल खोटा जवाब है क्योंकि हेयर वाले एरिया में ये एग नहीं पाए जाते हैं। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी आप समझें और अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये जरूर करें। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।